हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो बिना देरी के इडियम्स और फ्रेजेस के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा पहला इडियम है कट कॉर्नर्स। इसको हम ऐसे समझेंगे जैसे हमें ना कोई चीज़ कहीं फिट करनी है लेकिन उसके कॉर्नर अटक रहे हैं। हम अगर थोड़ी सी मेहनत करें और अच्छे तरीके से काम करें वो काम हो जाएगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि जल्दी से काम निपटाओ, उसके कॉर्नर अटक रहे हैं ना, इन कोनों को काट दो, काटा छाटी करो और हटाओ, काम निपटाओ, शॉर्टकट अपना लो। तो कोई जल्दी से और जुगाड़ू तरीके से जो काम करते हैं ना, हम उसे कहते हैं कट कॉर्नर। मतलब कट कॉर्नर, कट वहाँ पर वर्ब की तरह यूज होगी। शॉर्टकट अपनाना, तेजी से जैसे तैसे काम कर देना, डू समथिंग इन दी इजीएस्ट और क्विकेस्ट। मतलब कोई भी काम बहुत आसान तरीके से कर देना और क्विकेस्ट कर देना, जल्दी से काम चलाओ, काम पूरा कर देना। काम पूरा कर दिया लेकिन काम चलाओ तरीके से, जुगाड़ू तरीके से, शॉर्टकट अपनाया, बहुत जल्दी काम पूरा किया। द कंस्ट्रक्शन कंपनी कट कॉर्नर्स टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने क्या किया है, प्रोजेक्ट को टाइम पर फिनिश करने के लिए ना शॉर्टकट अपनाया है ना, जैसे तैसे उस काम को पूरा कर दिया टाइम पर पूरा करने के लिए। बट इट कॉम्प्रोमाइज द बिल्डिंग्स क्वालिटी, लेकिन बिल्डिंग की जो क्वालिटी है उसके साथ समझौता किया है, यानी कि अच्छा सीमेंट, कंक्रीट और जो भी आयरन रॉड वगैरह यूज़ होते हैं वो अच्छी क्वालिटी की यूज़ नहीं किए हैं। गो थ्रू द मोशंस, इसका मीनिंग आएगा, सिंपल मीनिंग समझिए, बेमन से काम करना, कोई भी काम बेमन से करना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। He says he has been investigating my complaint but I feel he is just going through the motions. इमोशन नहीं है, मोशंस हैं। पहले मैंने भी यहाँ पर इमोशन लिख दिया था। वो कह तो रहा है कि वो मेरे कंप्लेंट पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लेकिन मुझे क्या लगता है कि वो ना बेमन से काम कर रहा है। वो असल में उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है, बेमन से काम कर रहा है। ठीक है, गो थ्रू द मोशंस। नेक्स्ट बहुत ही प्यारा है, गिव लिप सर्विस और पे लिप सर्विस। लिप तो सभी जानते हैं ना, हमारे होठ, बस होठों से बोल दिया, हमने अपने मुख से निकाल दिया हम आपका काम कर देंगे, लेकिन उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेते हैं। क्लियर, जो हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं, केवल बोल देना लेकिन एक्शन नहीं लेना। वैसे इसका ना कोई इससे मतलब नहीं शॉर्टकट अपनाना, जैसे तैसे करना, लेकिन हाँ ये ले लिया है मैंने यहाँ पर कि ठीक सा लगा, इसको भी ले लेते हैं। गिव लिप सर्विस, पे लिप सर्विस, तो यानी कि सिर्फ बोल दे रहा, हाँ बिल्कुल आपका काम तो हो गया, समझिए हो गया, लेकिन कोई एक्शन लेना ही नहीं उसको पूरा करने के लिए, बस बोलकर ही काम चला देना। ठीक है, कट टू द चेज। चेज माने पीछा करना, यानी किसी के पीछे होना, फॉलो करना एक तरीके से, बिल्कुल उसके पीछे। तो यानी कि आप ना कट टू द चेज, इधर उधर की बात मत करो, इधर उधर मत भटको, चलो इधर आओ, पीछे आओ बिल्कुल इसके, और काम की बात करो। कम टू द पॉइंट, काम की बात करना, कट टू द चेज। एग्जाम्पल देखिए, स्टॉप टेलिंग मी अबाउट योर होल डे, कट टू द चेज एंड टेल मी व्हाट यू रियली वांट। मुझे अपने ना पूरे दिन के बारे में मत बताओ, मुझे वो नहीं सुनना, काम की बात करो और ये बताओ कि आखिर तुम चाहते क्या हो। सेम मीनिंग वाले देखिए, गो डाउन टू द गेट डाउन टू द बिजनेस। गेट डाउन, चलिए बैठिए और बिजनेस की बात करिए, यानी कि बिल्कुल मुद्दे की बात करिए। बिजनेस यानी काम धंधा, काम की बात, गेट डाउन टू बिजनेस। ओके, नेक्स्ट है गो स्ट्रेट टू द हार्ट ऑफ द मैटर। मैटर यानी कि गो स्ट्रेट, सीधे मामले के हार्ट तक जाओ, यानी कि सेंटर पॉइंट, यानी मेन मुद्दे की बात बताओ सीधे, जो मामला है ना, इधर उधर की बातें मत घुमाओ। गो स्ट्रेट टू द हार्ट ऑफ द मैटर, यानी कि काम की बात बताओ। टॉक टर्की, टर्की को ऐसे समझते हैं, टर्की पहले तो यहाँ पे किसी कंट्री की हम बात नहीं कर रहे हैं, टर्की एक पक्षी होता है। अब वो पहले जब ये लोग जंगलों में रहते थे ना, तो दो ग्रुप बन गए, एक नेटिव अमेरिकन हो गए, दूसरा जो बाहर से आके बस जाते हैं। तो ये मिलके तो रहते नहीं थे। अब इन्होंने शिकार किया टर्की पक्षी का, तो उसमें लड़ाई हो रही है कि ये हमारा शिकार है, ये हमारा शिकार है। तो वहाँ पर दोनों ग्रुप में एक समझौता होता था काम की बात, बहुत सीरियस पॉइंट पर, कि इसको आधा आधा करते हैं और मुद्दे की बात करते हैं। ठीक है, आधा तुम ले लो, आधा हम ले लें, इस तरीके से। तो तब से ये फ्रेज आ गया बोलचाल की भाषा में कि टॉक टर्की, यानी कि टर्की पर बात हो रही है, यानी कि बहुत सीरियस मुद्दे पर बात हो रही है, काम की बात हो रही है। ठीक है, टॉक टर्की, दैट मीन्स कम टू द पॉइंट, काम की बात करो। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल, नेल कील ठोकना, हेड यानी कि सही पॉइंट पर कील ठोकना। अब इसको ना ऐसे समझिए, कारपेंटर है, एक टेबल है, चेयर है, वो हिल रही है ना। अब उसे पता है कि कहाँ से कील ठोक कर ये हिलना बंद कर देगी, इसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी।
सही पॉइंट, है ना, सही पॉइंट को पकड़ना, कहीं भी तो नहीं कील को ठोक देगा वो, तो एक कारपेंटर को अच्छे से पता होता है। तो ये फ्रेज वहाँ से आया है कि यानी सही पॉइंट को पकड़ लेना, आपने सही मुद्दा पकड़ लिया। अब यहाँ से मीनिंग हमारा थोड़ा हट गया है, हम यहाँ कह रहे हैं अभी तक कम टू द पॉइंट, सही मुद्दे की बात करो, और ये मीनिंग कह रहा है कि आपने सही पॉइंट पकड़ लिया है। ठीक है, डिफरेंस को समझ लेना। एग्जाम्पल देखिए, when my friend guessed that I was upset because I was tired, she hit the nail on the head। देखिए, एक तो ना हैड नहीं होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन हैड नहीं होता, हेड हेड। जब मेरी फ्रेंड ने ये गैस किया कि मैं अपसेट थी, क्यों थी, क्योंकि भाई मैं बहुत थकी हुई थी, तो शी हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि उसने सही पॉइंट पकड़ा। मैं अपसेट क्यों हूँ, थकान के कारण मैं अपसेट थी, तो उसने सही पॉइंट को पकड़ लिया, है ना। शी हिट द नेल ऑन द हेड। कट टू द क्विक। आज की भाषा में क्विक का मीनिंग देखें तो मतलब होता है जल्दी से कुछ करना, लेकिन पुरानी इंग्लिश में इसका मीनिंग होता था जो नाखून के नीचे जो स्किन होती है जिससे नाखून जुड़ा रहता है वो, यानी कि जब आप अपने नेल्स को कट कर रहे हैं तो आपने उस क्विक तक कट कर लिया है, तो वो कितना पेनफुल होगा ना, हर्ट कर लिया है आपने। तो आप किसी और के नाखून काट रहे हैं तो आपने उसको हर्ट कर दिया है, तो किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना यानी कट टू द क्विक। टू हर्ट समवन्स फीलिंग्स अ लॉट, यानी दिल को आघात पहुंचाना, किसी को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा देना उसकी फीलिंग्स को हर्ट करके। अब आप इसका एग्जाम्पल देखिए, When Shreya criticized Mohit's work in front of everyone, it cut him to the quick। जब श्रेया ने मोहित के काम की ना सबके सामने आलोचना की, क्रिटिसाइज किया, तो उसे क्या हुआ, उसके ना दिल को चोट पहुंची। इससे क्या हुआ, मोहित के दिल को चोट पहुंची, उसे बहुत बुरा लगा। क्लियर। तो इट कट हिम टू द क्विक। अब कट है, इसके पता ही है ना, को तीनों फॉर्म सेम रहती है, कट कट कट। टच आ रॉ नर्व। आय हाय, आपने ना ऐसी कोई नस पकड़ ली किसी की, बहुत चोट पहुंचा दी किसी को, ठीक है। अब स्ट्राइक का नर्व, किसी की नस पर वो स्ट्राइक करना, मार करना, मतलब सेम ही है ना, दिल को चोट पहुंचाना। ट्विस्ट द नाइफ, एक तो किसी के अंदर खंजर घोंप दिया, उसके बाद आप उसे ट्विस्ट कर रहे हैं, तो कितना पेनफुल होगा। टू हर्ट समवन्स फीलिंग, वही मीनिंग है। क्लियर। हिट अ सोर पॉइंट, सोर क्या होता, सॉरी, हिट अ सोर स्पॉट, सोर क्या होता है, घाव, चोट, और उसी को बार बार हिट करना, उसी स्पॉट को बार बार हिट करना, यानी कि जो पहले से ही घाव है, चोट है मन के अंदर, उसी को हिट कर देना, चोट पहुंचाना, ये भी फीलिंग से ही रिलेटेड है ना। गेट अंडर समवन्स स्किन, यानी किसी की स्किन के अंदर कुछ घुसने की कोशिश करना। अब स्किन के अंदर कुछ भी आप डालोगे, एक इंजेक्शन भी लगाते तो कितना पेनफुल होता है। तो टू हर्ट समवन्स फीलिंग अ लॉट, वही मीनिंग आ रहा है, बस आप ध्यान से समझ लो। अब ये देखिए, पुश या फिर प्रेस समवन्स बटन। अब इसको आप ऐसे समझिए कि किसी व्यक्ति का ना रिमोट कंट्रोल है आपके हाथ में, और आपको पता है कि कौन सा बटन दबाने से उसको गुस्सा आएगा, कौन सा बटन दबाने से बहुत ज़्यादा इरिटेट होगा वो, और कौन सा बटन दबाने से मतलब उसके इमोशंस और टच होंगे, वो रोएगा, हंसेगा या फिर बहुत ज़्यादा इरिटेट होगा। तो आपको सारा पता है उसका, यू नो हाउ टू प्रेस समवन्स बटन, यानी कि उसको कहाँ से प्रेस करना है, क्लिक करना है ना। उसका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में, आप जानते हैं किस बात से वो भड़क जाएगा या उसके दिल को चोट पहुंचेगी, कुछ भी है। तो पुश समवन्स बटन और प्रेस समवन्स बटन, एनीथिंग यू कैन से। नेक्स्ट, स्ट्राइक अ कोड। कोड होता है, देखिए जैसे वायलिन होता है, या फिर हमने फिडल के बारे में देखा, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट, उसमें ना वायर होते हैं, तार होते हैं, उसको कोड बोलते हैं। तो स्ट्राइक अ कोड, अब इसका मतलब थोड़ा सा अलग हो गया यहाँ पर, दिल के तार छूना। अब यहाँ पर चोट नहीं पहुँचाना, अभी तक क्या कह रहे हैं, यहाँ चोट पहुँचा रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात कह दी कि हाय हाय इस बात ने तो दिल के तार छू लिए, कोई गाना सुन लिया, ये गाना तो दिल के तार छू गया, कोई पुरानी यादें ताज़ा हो गई। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तक पुश प्रेस समवन्स बटन तक सबका मीनिंग सेम आ रहा है, टू हर्ट समवन्स फीलिंग्स, है ना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना। यहाँ सभी का मीनिंग ये आ रहा है, लेकिन इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है कि दिल के तार छू लेना,
हाय, उसकी बात ने तो ना मेरे दिल के तार छू लिए आज। किसी ने कोई शेर सुनाया, किसी ने कोई बात कह दी ऐसी, वाह आपने तो दिल के तार छू लिए। तो वो होता है स्ट्राइक अ कॉर्ड। अब एग्जाम्पल देखिए, द सिंगर्स सॉन्ग अबाउट हार्ट ब्रेक स्ट्रक अ कॉर्ड विद द क्राउड हु सैंग अलॉन्ग विद एम्पैथी। अब यहाँ पे सिंगर का जो गाना था किसके बारे में, हार्ट ब्रेक। अब सभी तो दिल टूटे घूम रहे हैं आजकल, है ना, तो जिनका हार्ट ब्रेक हो चुका है उसके बारे में जो गाना गा रहा था वो सिंगर, स्ट्रक अ कॉर्ड विद द क्राउड, यानी कि जो भीड़ थी ना उसके दिल के तार छू लिए उस गाने ने। मान लीजिए अरिजीत सिंह का कोई शो हो रहा है, उसने कोई दुख भरा ऐसा गाना गा दिया और सारी पब्लिक पागल हो गई, जैसे कि उनके साथ ऐसा हो चुका है, राइट। तो दिल के तार छू लिए। उन्होंने भी एम्पैथी के साथ उनके साथ गाना गाया, भीड़ ने गाना गाया, ठीक है। एम्पैथी तो जानते ही ना, एम्पैथी और सिंपैथी में डिफरेंस होता है। एम्पैथी यानी समानुभूति और सिंपैथी यानी कि सहानुभूति। क्लियर है। ऊपर वालों से हमें क्या पता लगता है, जितने भी ऊपर वाले हैं सारे, इनसे हमें पता लग रहा है कि किसी की फीलिंग को तो हर्ट कर ही रहे हैं, साथ साथ उसकी ना हम डिसरिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी बेइज्जती हो रही है। अब नीचे वाले से यहाँ बेइज्जती से कोई मतलब नहीं, सिर्फ दिल के तार छुए जा रहे हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन बिटवीन। कट योर टीथ, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब उसके दांत निकलते हैं तो वो चीज़ों को काटना चबाना सीखता है ना। हर चीज़ को वो मुंह में देता है और ना उसको काटने की कोशिश करता है, यानी वो एक्सपीरियंस ले रहा है काटने का, सीख रहा है। एक अर्ली एज में यानी बहुत कम उम्र में, शुरुआती दौर में ही कुछ सीखना, उसका एक्सपीरियंस लेना। बहुत उम्र निकलने के बाद सीखने की बात नहीं हो रही है, शुरुआती दौर में, ठीक है। टू गेन एक्सपीरियंस, स्किल और नॉलेज इन पर्टिकुलर फील्ड स्पेशली एट एन अर्ली एज, ठीक है। कट योर टीथ। एग्जाम्पल देखिए, शी कट हर टीथ इन मार्केटिंग एट अ स्मॉल स्टार्टअप बिफोर मूविंग टू अ बिगर कंपनी। देखिए, एक बड़ी कंपनी में जाने से पहले उसने मार्केटिंग कैसे सीखी, उसने मार्केटिंग का एक्सपीरियंस कैसे लिया, एक स्मॉल स्टार्टअप से लिया, है ना। पहले वहाँ उसने कुछ स्किल डेवलप किए, वहाँ कुछ सीखा, उसके बाद बड़ी कंपनी में वो गई होगी। तो उसने सबसे पहले एक्सपीरियंस कहाँ लिया, स्मॉल स्टार्टअप में। तो यहाँ से आपको समझ आ गया ना, एक शुरुआती दौर में एक्सपीरियंस लेना, स्किल डेवलप करना, नॉलेज लेना, यानी कट योर टीथ, यानी कि शुरुआती दौर में कुछ सीखना, एक्सपीरियंस लेना, उस चीज़ की जानकारी इकट्ठी करना, कट योर टीथ। इसे ना बच्चे के एग्जाम्पल से आप याद रखना। बच्चा शुरू में जैसे दांत निकलते चीज़ों को काटना सीखता है शुरुआती दौर में, ठीक है। लर्न टू द रोप्स। अब ये देखिए, शिप पर ना रिक्रूटमेंट होते थे, यानी शिप का बहुत काम होता था। एक जगह से दूसरी जगह सामान को लोड करके शिप जा रहे हैं, लंबी लंबी वोएजेस होती थी, यानी कि समुद्री यात्राएं। तो वहाँ पर ना रिक्रूटमेंट भी बहुत होते थे, लोगों को जॉब मिलती थी। तो उसमें आप एक इमेज, आप ये इमेज देखिए, शिप में ना बहुत सारी रस्सियाँ होती हैं। तो किस रस्सी को कितना कैसे बांधना है, कहाँ यूज़ करना है, तो सारी चीज़ें ना उनको सिखाई जाती थी, ट्रेन किया जाता था। यानी कि अगर आपको शिप पर जॉब चाहिए तो उसका मतलब रस्सियों की जानकारी होनी चाहिए, है ना। रस्सियाँ वो रोप्स हैं, कैसे बांधनी है, कहाँ क्या करना है। तो लर्न टू द रोप्स यानी कि शुरुआती दौर का एक्सपीरियंस लेना, वही हो गया किसी चीज़ में स्किल नॉलेज डेवलप करना, एक्सपीरियंस लेना, सेम मीनिंग है। नेक्स्ट है गेट योर फीट वेट। गेट योर फीट वेट, इसको आप ऐसे आपको तैरना सीखना है। अब हवा में तो तैर नहीं सकते ना, ऐसे नहीं सीख सकते, आपको पानी में उतरना पड़ेगा। यानी कि जब आपको स्विमिंग सीखनी है तो पैर तो गीले करने पड़ेंगे, पैर गीले करने यानी कि अनुभव तो लो, एक्सपीरियंस तो लो उसका। लर्न टू द रोप्स, अगर इसको याद रखना है तो आप इसको शिप लिख लीजिए ब्रैकेट में, इससे आपको याद रहेगा। और यहाँ पर गेट योर फीट वेट के लिए आप स्विमिंग लिख सकते हैं। अब आपको पता है स्विमिंग अगर आप सीखेंगे तो भाई पैर तो गीले करने पड़ेंगे ना, पानी से फिर डरने से काम थोड़ा ना चलेगा। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। अब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब तो आप सिर्फ अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, अगर जो चीज़ें हो गई उनके ऊपर अगर रो रहे हैं तो, ठीक है। सो डू नॉट वेस्ट टाइम। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, मीनिंग तो बहुत आराम से समझ आ गया होगा। अब सेंटेंस में कैसे लेते हैं ये देखिए। द स्कॉलरशिप डेडलाइन पास्ड एंड आई मिस्ड इट। जो स्कॉलरशिप की डेडलाइन थी वो तो निकल गई और मैं उसे भरने से चूक गया। नो यूज़ ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब
अपना टाइम खराब करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। यानी कि जो हो चुका उसके ऊपर रोने धोने सब कोई फ़ायदा तो है नहीं। आई विल अप्लाई फॉर अदर स्कॉलरशिप, मैं दूसरी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करूँगा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब नेक्स्ट देखिए, डोंट बीट अ डेड हॉर्स। हॉर्स यानी कि घोड़ा जो ऑलरेडी मर गया है, डेड है, उसको और क्यों पीटे जा रहे हो। उसको और पीटने से कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, जो हो गया वो हो गया, छोड़ो उसे, है ना, जाने दो उसे। लेट बायगोन्स बी बायगोन्स यानी कि जाने दो, जो हो गया सो हो गया। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। स्लीपिंग डॉग्स यानी जो कुत्ते सो रहे हैं यार, उन्हें सोने रहने दो, क्यों टाइम खराब कर रहे हो, सोते रहने दो, उन्हें क्यों जगाने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि क्यों अपना फालतू में टाइम खराब कर रहे हो। वाटर अंडर द ब्रिज। वाटर अंडर द ब्रिज, इसे ऐसे समझते हैं, ब्रिज है, कोई पुल है, उसके नीचे पानी बह रहा है। नदी के ऊपर कोई पुल बना हुआ है, उसके नीचे पानी बह रहा है, तो पानी रुका तो नहीं रहता ना, ये पानी थोड़ी देर में आगे चला जाएगा। यानी कि जैसे पुल के नीचे से पानी निकल जाता है ना, ऐसी बातों को छोड़ दो, वो बातें बीत गई। इसको एग्जाम्पल में देख लेते हैं। द आर्ग्यूमेंट वी हैड लास्ट ईयर इज वाटर अंडर द ब्रिज, लेट्स मूव ऑन। जो बहस हम पिछले साल कर रहे थे भाई, वो पुल के नीचे के पानी की तरह है, वो निकल गई, बीत गई, चलो अब मूव ऑन करते हैं, उसको छोड़ देते हैं ना। बीती ताही बिसार दे। कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। दो ऐसी डिफ़िकल्ट या फिर अनएक्सेप्टेबल चॉइसेस के बीच में फंस जाना, जो समझ नहीं आता ये करें क्या, ये करें, किधर की तरफ जाएं, कोई डिसीजन ना ले पाना, यानी कि धर्म संकट की स्थिति पैदा हो जाना। तो एक तरफ रॉक है, एक तरफ चट्टान है, और दूसरी तरफ जो प्लेस है वो भी बहुत हार्ड है, और दोनों दबा रही है, वहाँ पर फंसे हुए हैं और वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं ना। कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। किसी बेचारे बंदे की नई नई शादी हुई है, अब वो अपनी पत्नी की सुनता है तो उसकी माँ ताने मारती है, अगर माँ की सुनता है तो पत्नी ताने मारती है ना। बेचारा फंसा हुआ है दो लोगों के बीच में, ये रॉक के और हार्ड प्लेस के। तो आई एम कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस ट्राइंग टू बैलेंस वर्क एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब मैं क्या हो गया हूँ भाई, मैं तो धर्म संकट में फंस गया हूँ। क्या करते करते, ट्राइंग टू बैलेंस वर्क एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, काम की और जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं ना, उनको बैलेंस करते करते मैं तो रॉक और एक हार्ड प्लेस के बीच में पड़ गया हूँ, फंस गया हूँ। क्लियर। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू। डीप ब्लू यानी कि गहरा नीला समुंदर, और डेविल यानी कि राक्षस। अब एक तरफ तो है गहरा समुंदर है, डूब जाएंगे, दूसरी तरफ राक्षस है, या तो वो खा लेगा। मतलब ऐसी सिचुएशन में हो गए हैं कि क्या करें, इसकी सुने तो वो मारेगा और उसकी सुने तो वो मारेगा, है ना। वही सिचुएशन है, कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा। धर्म संकट। डिलेमा यानी कि धर्म संकट। जैसे कि जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में क्या हुआ था, एक धर्म संकट में फंस गए थे कि युद्ध करूं, अब मैं एक योद्धा हूं तो युद्ध भी करना है, और सामने मेरे अपने हैं उन्हीं को मैं युद्ध में मारूं। तो धर्म संकट की स्थिति उनके लिए पैदा हो गई थी। तो वो जो डिलेमा है वो इतना खतरनाक है नहीं, धर्म संकट। ऑन द हॉर्न्स, ऐसा लगता है धर्म डिलेमा एक किसी का फेस है, उसके दो सींग हैं और उसके हॉर्न्स पर हम बैठे हुए हैं, है ना। दोनों हॉर्न्स यानी कि उसके सींग वो चुभ रहे हैं। सोचिए कितना दर्द दे रहे होंगे, कितनी डिफिकल्ट सिचुएशंस हो जाते हैं ना कई बार। इन अ कैच 22 सिचुएशन, ये तो सीधा इसका मीनिंग आ जाता है आगे कुआं और पीछे खाई। ऐसे करेंगे तो भी मरेंगे और ऐसे करेंगे तो भी मरेंगे, ठीक है। इनको भी आप ये कह सकते हैं आगे कुआं पीछे खाई। आप ऐसे समझ लो, दो और दो के बीच में फंसना, मतलब दोनों तरफ बराबर सिचुएशन है, बराबर की डिफ़िकल्टी की सिचुएशन है। स्टक बिटवीन अ हैमर एंड एन एनविल। हैमर तो वो हथौड़ी होती है ना, उसे हम जानते हैं हथौड़ा, और एनविल क्या होता है, एक जगह, एक पत्थर का टुकड़ा या कुछ भी लोहे का जिस पे रख कर हथौड़ा मारते हैं, हैमर करते हैं, तो उसे कहते हैं एनविल। तो आपकी सिचुएशन क्या हो गई है कि हैमर और एनविल के बीच में फंस गए हैं, और हैमर का काम है ठोकना और एनविल पर ही रखकर ठोका जाता है। तो एनविल वो जगह हो गई जिस पर वो हैमर मारा जाता है। तो स्टक बिटवीन अ हैमर एंड एन एनविल। इन अ डबल बाइंड। डबल बाइंड यानी
दो गांठें लग गई भाई यहाँ पर, डबल बाइंड, ये इसका तो मीनिंग से आप समझ जाएंगे ना, डबल बाइंड सिचुएशन बिटवीन सिला एंड करिब्डिस। इनका प्रोनाउंसिएशन स्काइला तो नहीं है, सिला ही है शायद, और इसका करिब्डिस, करिब्डिस। अब इनकी कहानियाँ उसको तो नहीं समझेंगे। सिला है एक राक्षसी, और ये कहाँ की है, समुद्र की राक्षसी है, ठीक है। और करिब्डिस क्या है, ये ना एक ऐसी जगह है समुद्र में कि हर चीज़ को अपने अंदर समा लेता है, यानी कि जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं भंवर, ठीक है, भंवर। तो कैसे सिचुएशन हो गई, सिचुएशन ये हो गई है या तो सिला और करिब्डिस के बीच में फंस गए, इधर या तो वो समुद्र की राक्षसी खा जाएगी या फिर भंवर के अंदर चले जाएंगे, तो सिचुएशन खराब है। वही वाली हुई कैच 22, स्टक बिटवीन अ हैमर एंड एन एनविल। तो इन सब को ना मैं इस वाले सेंटेंस में यूज करूंगी। आई एम बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू ट्राइंग टू बैलेंस वर्क एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसको यूज करते हैं। आई एम ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा ट्राइंग टू बैलेंस वर्क एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब इसको यूज करते हैं। I am in a catch-22 situation trying to balance work and family responsibilities. Now use this. I am stuck between a hammer and an anvil trying to balance work and family responsibilities. ये डबल बाइंड, ये तो बहुत ईजी है। Between Scylla and Charybdis. इसको यूज करिए। I am between Scylla and Charybdis trying to balance work and family responsibilities। क्लियर है। Call it a day। पहले क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, तो दिन में ही काम होता था। दिन खत्म तो इसका मतलब काम खत्म, है ना, यही माना जाता था। दिन हमारे काम करने के लिए होता था और रात आराम के लिए होती थी। लेकिन अब क्या होता है, दिन में जब काम खत्म तब हम बोलेंगे कॉल इट अ डे। अब वो चाहे सुबह ही ख़त्म हो जाए या दोपहर में ख़त्म हो जाए, मतलब आज हमने जितना काम कर लिया और बस थक गए, आज के लिए बस इतना ही, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे कॉल इट अ डे। आई एम गेटिंग अ बिट टायर्ड, नाउ लेट्स कॉल इट अ डे। अपना मैं थक रही हूँ, बस आज के लिए इतना ही, इस काम को ख़त्म करते हैं। थ्रो इन द टॉल। थ्रो इन द टॉल यानी कि टू क्विट, छोड़ देना, टू एडमिट डिफीट, और अपनी हार स्वीकार कर लेना कि बस भाई हमारे ना इससे ज़्यादा बस की नहीं है, अब हमसे नहीं होगा, तो थ्रो इन द टॉल। अब इसको ना ऐसे समझते हैं जैसे बॉक्सिंग या रेसलिंग का कोई गेम हो रहा है। अब उसमें ये था कि आपने बीच में टॉल फेंक दी, तो दैट मीन्स आप चाहते हैं गेम को यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए, आपने अपनी हार स्वीकार कर ली है, ठीक है, क्विट कर रहे हैं या बीच में ही क्विट कर रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ काम ख़त्म कर रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं बस भाई अब मेरे बस की नहीं है, उस तरीके से आप समझिए कि हाँ अब इससे ज़्यादा मेरे बस की नहीं है। आफ्टर लूजिंग द इलेक्शन ही थ्रू इन द टॉवल ऑन हिज पॉलिटिकल करियर। अब क्या हुआ है, इलेक्शन हारने के बाद उसने अपने पॉलिटिकल करियर को छोड़ दिया या घुटने टेक लिया, हाँ भाई अब इससे ज़्यादा मेरे बस की है नहीं। अब देखिए ना, यहाँ पर थोड़ा सा डंगा आता है कि थ्रो द टॉवल होना चाहिए था, फिर थ्रो इन द टॉवल क्यों है। तो पुरानी इंग्लिश ना बहुत गलत बोली जाती थी, गलत लिखी भी जाती थी, तो बस वैसे ही उठ के आ गया, ऐसे समझ लो। लेट्स कॉल इट अ डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।